नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं जॉन ड्यू इंजेक्शन। आखिर ये क्या होता है? अच्छा, मामला ये जो जुड़ा हुआ है, ये छतरपुर वाले गुरुजी के खिलाफ यूट्यूब वीडियो को रोकने के लिए जॉन ड्यू इंजेक्शन यूज़ किया गया है। तो ये क्या है आखिर? ये बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आई डोंट नो मच अबाउट देम। अगर आपको पता है इनके बारे में तो आप मुझे बता सकते हो, बट यहाँ पर जो टर्म है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दिल्ली के साकेत जिला अदालत में जज सचिव मित्तल ने 24 जनवरी को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो को रोक दिया। अच्छा, अब जो भी YouTube वीडियो होते हैं उसके रेगुलेशन से रिलेटेड क्या नियम कायदे कानून है, हम इस पर बात करेंगे। ये जो वीडियो था ये स्वर्गीय आध्यात्मिक गुरु निर्मल सिंह महाराज, एक कोई बाबा है, उनके नाम पे था, जिनको गुरुजी कहा जाता है। अच्छा, वीडियो का शीर्षक था गुरुजी फ्रॉड बाबा। वैसे आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे बाबा हमें फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। सतुआ वाले बाबा आते हैं मर्सिडीज से। तो एक तो देश हमारा अंधभक्तों का देश हो जाता है, जहाँ पर हम आसानी से किसी भी बाबा पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, या फिर हम एकदम ऐसे अपने आप को निछावर कर देते हैं। जबकि हमने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। हमने आसाराम बापू देख लिए हैं, हमने वो राम रहीम वाले बाबा जो है वो देख लिए हैं, हमने और भी कई बाबा हैं उनको भी देख लिया है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों से पट्टी हट नहीं रही है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इनके शीर्षक के लिए भी जय गुरुजी फ्रॉड बाबा यूज किया जा रहा था। वीडियो में फ्रॉड, ठगी, लूट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जो गुरुजी आश्रम के ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी को तो ये डीफेम कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई करी गई। अब देखिए, ट्रस्ट ने कोर्ट से मांग करी कि इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए और आगे कोई भी वीडियो अपलोड या शेयर ना किया जाए। कोर्ट ने तुरंत आदेश क्या दिया है, चलो ये समझते हैं। कोर्ट ने बिना दूसरी पार्टी की सुनवाई किए अस्थायी रोक यानी कि एड इन टर्म एक्स पार्ट इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि मानहानि से किसी व्यक्ति या फिर संस्था की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है। देखो, प्रतिष्ठा का नुकसान पैसों से नहीं मापा जाता है। इंटरनेट पर वीडियो बहुत तेजी से फैलता है और एक बार अगर वायरल हो जाए तो उसको पूरा करना यानी कि उसकी छवि को वापस से सुधारना या फिर उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक सिविक सेंस वाला वीडियो ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन वाकई उसके अंदर सिविक सेंस तो नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ। दैट गर्ल हैज़ नो सिविक सेंस। अगर वो पब्लिक प्लेस में खड़े होकर के सिविक सेंस के बारे में बात करी है, देन ये बताता है कि आपके अंदर जीरो सिविक सेंस है। खैर, वीडियो हजारों लोगों ने देखा जिसमें छवि उनकी खराब हो सकती थी। कोर्ट ने माना कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप जरूरी था। अब ये जो जॉन ड्यू इंजेक्शन जिसके बारे में हमें बात करनी, हमें ना बाबा से मतलब है भाई, बाबा के खिलाफ क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, हमें उससे भी लेना देना नहीं है। हमें मतलब है ये जो टर्म है भाई, ये क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, और इसको लेकर के क्या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट नियम कायदे कानून वो बने हुए हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। चलो, तो ये जो जॉन ड्यू इंजेक्शन है ये एक कोर्ट आदेश होता है। ठीक है, इसको ये बोला जाता है जो केवल पहचाने गए व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि अज्ञात लोगों पर भी लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर जिसको हम नहीं जानते हैं कि कौन मेरे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है या कौन मेरे खिलाफ बातें कर रहा है या कौन मेरे खिलाफ अगेंस्ट होकर के मेरी वीडियोस बना रहा है। मान लीजिए कि कोई मुझे टारगेट करके मेरे खिलाफ वीडियोस बना दे, ठीक है, और वो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। अब मैं नहीं जानती वो पर्सन कौन है, लेकिन मैं जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं कहूंगी कि आप एक काम करो, ये जॉन ड्यू इंजेक्शन जो है ये आप क्या कर दो, लागू कर दो, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है उस एक्शन में ले लो। यानी कि हम नहीं जानते उस पर, लेकिन वो जो कार्रवाइयां करेगा अब वो आपकी है नोन में और उस पर कार्य किया जाएगा। मतलब जो लोग अभी पहचाने नहीं गए हैं लेकिन भविष्य में वही वीडियो अपलोड, शेयर या फैलाएंगे, वे सभी इस आदेश के दायरे में अब आ जाएंगे। यानी कि वो भले ही शुरुआत किसी ने भी की हो पहले, अब अगर उस वीडियो का आप भी शेयर कर रहे हो तो आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस दायरे में आ रहे हो, आप भी क्रिमिनल हो जाओगे और जितने लोग करेंगे वो सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड दी जॉन ड्यू इंजेक्शन। यानी कि जितने लोग उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एक दूसरे पर भेजेंगे, हंसेंगे, उस पर कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसमें रिक्रिएशन करेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, जॉन ड्यू इंजेक्शन का शिकार हो जाएंगे। क्या पता मैं भी हो रही हूँ इसको बना करके। आगे आते हैं, इंटरनेट पर अक्सर ऐसा होता है कि एक वीडियो हटते कोई दूसरा व्यक्ति उसे फिर से अपलोड कर देता है। ऐसा सबको पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए समस्या से बचने के लिए जॉन ड्यू इंजेक्शन लाया जाता है। अब देखो, बहुत बेहतरीन टर्म है, शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे। आगे आते हैं, इस केस में जो जॉन ड्यू इंजेक्शन था वो क्यों जरूरी था, क्योंकि वीडियो को अलग अलग लोग बार बार अपलोड कर रहे थे, सभी को पहचानना मुश्किल हो रहा था और अगर एक चैनल से हटता तो दूसरे चैनल पर चला जा रहा था। इससे ट्रस्ट और गुरुजी की छवि को लगातार नुकसान पहुंच रहा था।
चलो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो गुरुजी के बारे में तो मुझे भी बताना कि ये कौन से गुरुजी हैं, ठीक है। इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म इस वीडियो को पोस्ट, शेयर, रीअपलोड, प्रसारित नहीं करेगा। जो आदेश है वो सभी अज्ञात लोगों पर अब लागू हो गया। कोर्ट का कानूनी तर्क ये था कि भाई किसी भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो उसकी डेथ ही क्यों ना हो गई हो, ठीक है, तब भी हम उसकी प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और मानहानि के केसेस में ये जरूरी था कि भैया हम ये एक्शन ले, ये इंजेक्शन लगाएं, ठीक है। कोर्ट ने ये भी माना कि वीडियो प्रथम दर्शक मान हानिकारक और इससे होने वाले नुकसान अपरिवर्तनीय थे और इसलिए हमने ये कार्रवाई करी। आगे क्या होगा, तो कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दी है। ट्रस्ट 7 दिनों में रिपोर्ट देगी वीडियो को रोकने के लिए क्या कार्रवाई हुई है और अगले 26 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। तो इसीलिए आपका ये जो जॉन डो इंजेक्शन है ये लगाया गया था, क्योंकि वीडियो गंभीर मानहानि हो रही थी, इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैल रहा था। एक चैनल पर रोकना पर्याप्त नहीं था, अज्ञात लोग दोबारा अपलोड कर रहे थे और प्रतिष्ठा की रक्षा करना जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि कानून के बीच संतुलन की अब बात आ जाती है। बात ये हो गई कि ठीक है, आपने कह दिया मानहानि हो रही थी, लेकिन क्या पता वो बाबा वाकई फ्रॉड हो, क्या पता उस बाबा ने वाकई लोगों को बेवकूफ बनाया हो और हम सच सामने ला रहे हो। तब उस स्थिति में क्या होगा, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा, हमारी बोलने की शक्ति कहां पर आप मानहानि द्वारा संतुलित कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद हमारे पास है 19(1)(a), जो ये कहता है कि हम अपने विचार रख सकते हैं, हम संगोष्ठी बना सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं, हम प्रोटेस्ट पे बैठ सकते हैं और हम सोशल मीडिया, यूट्यूब पर अपनी बात कह सकते हैं, नेताओं की आलोचना कर सकते हैं, संस्थानों, बाबाओं जो भी हैं सबकी कर सकते हैं। और ये लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन ये आज़ादी सीमित नहीं हो जाती है। मानहानि कानून क्या है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था के बारे में है तो झूठी जानकारी फैलाए, अपमानजनक आरोप लगाए, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए तो उसे मानहानि कहा जाता है। भारत में मानहानि तो सिविल केस, हर्जाना या मुआवजा तथा आरपीसी में यहाँ पर क्रिमिनल केस लगता है 499 और 500 के तहत। दोनों रूप से हो सकती है और कानून का उद्देश्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। संतुलन कैसे बनाया जाता है, तो संविधान का अनुच्छेद 19(2) कहता है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध हैं, जैसे कि मानहानि, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अदालत की अवमानना। मतलब आप बोल सकते हो लेकिन किसी की इज्जत खराब करने के लिए नहीं बोल सकते हो। कोर्ट किन बातों को देखकर फैसला करती है, जब फ्री स्पीच और मानहानि टकराते हैं तो अदालत ये बातें करती है कि क्या बात सच है। अगर आरोप तथ्यों पर आधारित होता है तो प्रमाणित होता है तो उसे संरक्षण मिलता है। क्या ये जनहित में है, यानी कि जनता के हित में है, तब ये बातचीत की जाती है कि हाँ आप बोल सकते हो। क्या भाषा अपमानजनक या भड़काऊ है, ठग, फ्रॉड, चोर जैसे शब्द बिना सबूत के कहे जाना मानहानि माना जाता है। क्या नुकसान अपूरणीय है, अगर प्रतिष्ठा को ऐसा नुकसान होता है जो सुधारा नहीं जा सकता है तभी यूज किया जाएगा। आज के डिजिटल युग में बहुत बड़ी समस्या हो चुका है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को लेकर के इस तरीके के शब्दों का, बाकी सारी चीजों का यूज कर रहा है जहां पर ये सारा कुछ होता है। छतरपुर वाले गुरुजी की बात कर लेते हैं तो एक प्रमुख भारतीय आध्यात्मिक नेता थे। 7 जुलाई 1952 को पंजाब में जन्मे थे। राजनीतिक शास्त्र में पढ़े थे। शुरुआत में वो सामान्य नौकरी करते थे, बाद में ये एक आध्यात्मिक मार्ग पर चले जाते हैं। भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं और लाखों लोगों को अपना भक्त बना लेते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो उन्होंने लोगों को दी हैं। बाकी वो शिक्षाएं आप मुझे बता दीजिएगा, वो शिक्षाएं मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शिक्षा नहीं चाहिए भाई। आगे आते हैं, हमारे मतलब का ये है, हम वो पढ़ेंगे। यूपीएससी में जो जरूरी वो पढ़ेंगे ना, बाबा ने शिक्षा क्या दी उसका हम क्या करेंगे। आगे आओ, मानहानि से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।